इस वीडियो के अंदर 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एसआईपी रिटर्न्स के मामले में जनवरी 1 जनवरी से 22-23 दिसंबर तक की बात करते हैं, मतलब इस पूरे साल की बात करते हैं 2024 की। 10 सबसे ज्यादा किन म्यूचुअल फंड्स ने नाक कटवाई है एसआईपी रिटर्न्स के मामले में, मतलब किसका सबसे बुरा रिटर्न्स है और इसमें से कौन में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, किस में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए, रिबैलेंसिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर में समझ में आएगी। तो सबसे ज्यादा बेकार परफॉर्म करने वाले एसआईपी रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। लमसम रिटर्न्स अलग हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में एसआईपी और लमसम में बड़ा अंतर भी हो सकता है। तो एसआईपी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो बुरा हाल है यहाँ पे वो है क्वांट के पीएसयू फंड का, जिसने एसआईपी टर्म्स में निगेटिव में 20% का रिटर्न दिया। एसआईपी टर्म्स से मतलब निगेटिव 20% का XIRR है। एग्जैक्ट डेट 1 तारीख से एसआईपी स्टार्ट की होती और वही दिसंबर 22 तक का डेटा है। और ऐसे में आपका जो इन्वेस्ट किया, मतलब 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते तो जनवरी से दिसंबर तक में पैसा बढ़ने के बजाय या बराबर होने के बजाय घट के 90,000 रुपये आ जाता। नेक्स्ट, क्वांट का ही ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, जिसके अंदर अगर 10,000 रुपए की एसआईपी जनवरी में स्टार्ट की होती तो अभी वो 1,12,000 रुपए रहता घट के, क्योंकि अगर कुछ नहीं भी होता, जीरो भी रहता तो पैसा लगभग 11 महीने 12 महीने तो ही गए थे, तो 1,20,000 तो होना ही चाहिए था, लेकिन घट गया। क्यों? क्योंकि इस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का भी रिटर्न यहाँ पे निगेटिव में 11.88, लगभग 11% का रिटर्न निगेटिव में इसने भी दिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है आदित्य बिरला का पीएसयू फंड। अगेन इसके अंदर भी जो एसआईपी करते 10,000 रुपए हर महीने की जनवरी से, वो 1,12,000 रुपए के पास होता। और यहाँ पे जो वैल्यू है अगेन निगेटिव में 11% की है। तो सेम पीएसयू फंड है, क्वांट का भी सेम पीएसयू फंड है, आदित्य बिरला का भी। क्वांट वाले ने निगेटिव 20% का XIRR दिया सेम टाइम पीरियड में, और आदित्य बिरला ने सेम टाइम पीरियड में निगेटिव में 11% का XIRR दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांट का कंजम्पशन फंड, निगेटिव में 9% का रिटर्न है। 10,000 की एसआईपी 1,04,000 रुपए हो जाती। देन हमारे पास क्वांट का क्वांटामेंटल फंड है, 10,000 की एसआईपी 1,14,000 हो जाती, 1,13,000 हो जाती, और निगेटिव में 9% का यहाँ भी है। दोनों के अंदर 1,14,13,000 ही होती। देन हमारे पास क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड है, निगेटिव में 8%। क्वांट का बीएफएसआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे भी निगेटिव में लगभग 7%। क्वांट का एक्टिव फंड जो कि मल्टी कैप है, निगेटिव में 7%। क्वांट का फोकस्ड फंड निगेटिव में 6%। क्वांट का मिड कैप फंड निगेटिव में 5%। अब देखो, टॉप 10 सबसे बुरा एसआईपी रिटर्न्स देने वाले 2024 के जो फंड्स है, उसमें से 10 में से 9 सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड्स के फंड्स है। मतलब सीधा उलट हो गया है क्वांट का परफॉर्मेंस। टॉप पे जो रहते थे वो बॉटम में आ चुके हैं, और होता है ऐसा कई सारे फंड हाउसेस के साथ हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, निगेटिव में पैसा है, जिन लोगों का भी निगेटिव में है या ऊपर से डाउन हुआ है, बहुत बढ़िया टाइम है रीबैलेंस कर लेने का। पैसा आपका सही में कम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आप दूसरे फंड से एग्जिट करके इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो, किसी फंड में पैसा यूज नहीं कर रहे हो, तो इसलिए एक्चुअल में आपका लॉस तो होगा नहीं। अब देखो, जैसे पीएसयू फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, पीएसयू फंड के अंदर सेक्टोरल फंड है, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो पास में जो रैली मिल गई, अब फिर कितने सालों बाद ऐसी कभी रैली देखने को मिलेगी, कोई ठीक नहीं है, कोई उस पर गारंटी नहीं कि कब ये रैली मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वांट का ही आ जाता है, जैसे ईएलएसएस फंड है। तो ईएलएसएस के अंदर तो आप इन्वेस्टेड होगे तो आपको होल्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो पैसा लॉक इन होगा। और अगर टैक्स बेनिफिट नहीं लेते हैं तो ईएलएसएस के अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर लेते हैं, इन्वेस्टेड है, तो फिर रहने की जरूरत है इन्वेस्टेड, क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य बिरला का अगेन पीएसयू फंड है, इन्वेस्टेड रहने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कंजम्पशन फंड आ जाता है, क्वांटामेंटल फंड आ जाता है, बीएफएसआई फंड आ जाता है, फोकस्ड फंड आ जाता है। इन सब फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन्वेस्टेड है तो निकाल के डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट कर लेना ज्यादा बेहतर है। जैसे क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, या मिड कैप है, या एक्टिव फंड है, ये सब डाइवर्सिफाइड फंड्स है। तो इन सब के अंदर जैसे अभी परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा सा रहेगा कि डाइवर्सिफाइड फंड्स है, अभी नहीं चल रहा है फंड, तो अभी एनएवी हाई एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो जब चलेगा तो तगड़ा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो फोकस्ड फंड है, कंजम्पशन फंड है, पीएसयू फंड है, इनके अंदर कब चलेगा ये थोड़ा मुश्किल है समझना। जो डाइवर्सिफाइड फंड है, ये हम समझ सकते हैं कि चलो 1-2 क्वार्टर नहीं चलेगा, तीसरा क्वार्टर नहीं चलेगा, चलो साल 1.5 साल नहीं चलेगा,
उसके बाद चलेगा। लेकिन जो सेक्टोरल फंड है वो 5-5 साल भी नहीं चल सकता है, 8-8 साल भी नहीं चल सकता है। तो इसलिए डाइवर्सिटी अभी रीबैलेंस कर लेना ज्यादा जरूरी है। फंड्स अभी बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं और इसके बारे में हम लगातार बात भी कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से लगभग बात हम कर रहे हैं कि क्वांट फंड हाउस की तरफ से पहले बातें आई थी कि हाँ, हम जानबूझकर डिफेंसिव जा रहे हैं, लेकिन डिफेंसिव जाकर भी ये प्रिडिक्ट करके भी ये रोक नहीं पाए अपने फंड्स की गिरावट को, क्योंकि ये प्रिडिक्शन पहले से ही कर रहे थे कि मार्केट गिरेगी, लेकिन ये अपने फंड्स को नहीं रोक पाए गिरने से, जबकि प्रिडिक्शन कर लिया था। अभी नवंबर के बाद उन्होंने कहा कि हम ऑल आउट जा रहे हैं, अब रिटर्न्स बनेंगे तगड़े, तो फिर बने नहीं, मार्केट और खराब हो गया। तो अब देखते हैं मार्च क्वार्टर तक क्या ये लोग करते हैं, और तब तक तो कम से कम होल्ड करना चाहिए। और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जब अर्निंग्स कंपनी की सुधरने लगेंगी, बेसिकली रिलायंस, जियो, ये सब थोड़ा बेहतर करेगा, तो ये ऊपर की तरफ क्वांट के फंड्स भागेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूं।